अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोगों को पता है हम लोग CS 201 का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। आज के जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 25 और 26 होने जाएगा। तो आए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, लेक्चर की जो ओवरव्यू है इसमें क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सी और C++ लैंग्वेज जो है उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। अब आपको पता है C++ में हम क्या करते हैं, सी आउट और सी इन करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए, मतलब डिस्प्ले करने के लिए सी आउट के लिए प्रिंट एफ सी में, और स्कैन एफ किसके लिए, सी एन के लिए। ठीक। पर इन्होंने ये बात बताई है। फिर थोड़ी सी उन्हें हिस्ट्री की बात की है, जो सी लैंग्वेज और C++ है को डेवलप किधर की गई थी, बेल लैब्स के अंदर की गई थी 1970 को। ठीक। यहाँ तक बात करने के बाद उन्होंने मज़ीद कुछ लैंग्वेजेस की बात की हैं, जैसे कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, फिर फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज की बात हुई, और मज़ीद कुछ उन्होंने तफसीलन बातें की। फिर हमारे पास एक टॉपिक आया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के नाम से। अब जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है इसको एक पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, पैराडाइम का मतलब होता है कि वे ऑफ राइटिंग या स्टाइल्स मुख्तलिफ आप कह सकते हैं। लिखने का जो तरीक़ेकार होता है उसे पैराडाइम कहते हैं। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा आपके पास मसला दिया जाता है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिए देते हैं। ठीक है, जब इस वक्त छोटे हिस्सों में आप तकसीम करते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, उसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक गेम बनानी है आपने। अब कितना बड़ा आपको टास्क दिया गया कि एक गेम बनाएं, उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे, प्लेयर एक हमारे पास एलआरएस से उसमें सा टास्क होगा, उसको हम डिवाइड कर दें। उसके अलावा एनिमीज़ का हमारे पास एलआरएस से एक टास्क बनेगा। फिर उसकी मैकेनिक्स के ऊपर जो हम कोडिंग लिखेंगे, फिजिक्स के ऊपर एलआरएस से कोडिंग होगी। इन छोटे छोटे जो बड़े बड़े मसले थे इनको हमने एक छोटे स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया, मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ का नाम है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। बड़े पैमाने वाली चीज़ को छोटे हिस्सों में तब्दील कर देना ताकि वो आसानी के साथ सॉल्व हो सके। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। एक कैलकुलेटर है, अब उसमें बड़े पैमाने पे बात है, आपके पास सब्ट्रैक्ट करना है, सम करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसी चीज़ को मैं फंक्शंस में कन्वर्ट कर दूँ, सम का अलग से फंक्शन लिखूँ, मल्टीप्लाई का अलग से लिखूँ, डिवाइड का अलग से, और ये तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहलाएगी। ठीक है। टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच के कोड ऊपर से नीचे की तरफ वो किया जाएगा, रीड होगा। इसी चीज़ को हम टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं। डिवाइड एंड कनकर बड़ी आसान चीज़ है। आप क्या करते हैं, एक बड़े आपके पास प्रॉब्लम आई, उसको आपने छोटे छोटे फंक्शन में लिख दिया जो बड़े लॉन्ग फंक्शन थे, आखिर में उनको कंबाइन कर दिया, वो कनकर हो गया। ठीक है, डिवाइड एंड कनकर रूल इसको कहते हैं। ठीक। सार कमेंट लाजमी लिखें ताकि आपको पता हो कि आप जिस लाइन में जो भी कोड परफॉर्म करें या लॉजिक आपकी क्या कर रही है, हर लाइन में आपको पता हो। फिर कुछ लिमिटेशन की उन्होंने बात की है वो आप देख लें क्या इन्होंने बताया है। ठीक है, बहुत फिर उन्होंने बीच में डिटेल के साथ बात की है, फिर इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। फिर एक उन्होंने चीज़ बताई हुई है डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स। ठीक। मतलब कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन के जो आर्गूमेंट है वो क्या होते हैं आपको बता देते हैं। चलिए अपने डेव C+ की तरफ जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसी चीज़ से मैं खोल लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट बता देता हूँ। थोड़ी सी पहले थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको मेन आइडिया हो जाए। डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट क्या है, आपके पास जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं ना, उसको आप कोई वैल्यू पास कर दें पैरामीटर के साथ, वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स कहलाएंगे। वैसे तो अगर आपने कभी भी फंक्शन का कॉल किया है जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, उसमें हम क्या करते थे, हम पहले पैरामीटर पास करते थे जो कि हमारे लॉजिकल वेरिएबल्स थे, ओरिजिनल वेरिएबल नहीं थे, जो कि वर्चुअल वेरिएबल्स थे। जब नीचे मेन फंक्शन में हम उसे कॉल करते थे तो वहाँ पर हम वैल्यू देते थे जो आर्गूमेंट था। जैसे इधर मैंने एक्स ऊपर एक पैरामीटर पास किया, नीचे मैंने क्यूब को वैल्यू पास की 10, तो ये मेरा आर्गूमेंट है। ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू ऊपर मेरा पैरामीटर है। नीचे वाले को आर्गूमेंट बोलते हैं क्योंकि ये रियल वैल्यू होती है, ऊपर वाले को पैरामीटर क्योंकि ये लॉजिकल या वर्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है। थोड़ी सी आपको बात मैंने कन्वे करने की कोशिश की, आई होप कि आपको बात समझ आई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है ना जिसकी वाइड डेटा टाइप है। वाइड डेटा टाइप एक वाइड डेटा टाइप है जिसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। बाकी अगर आप कोई भी एंट लिखते हैं, करेक्टर लिखते हैं, तो उसमें वैल्यू रिटर्न होती है। वाइड का मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। इसका कोई भी नाम लिखें, जिस तरह मैं टेस्ट लिखता हूँ, बल्कि चलें टेस्ट को छोड़ दें, हम लिख लेते हैं जनाब, फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ फंक्शन
आर्गू, ठीक है। और इसके मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, एक ए और दूसरा बी। अब यहाँ पर मैं ए को वैल्यू पास कर देता हूँ जनाब 40, और बी को मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 50, ठीक है। अब ये मैंने काम किया, फिर मैं इसकी बॉडी खोल देता हूँ करली ब्रैकेट डाल के। अब इसके अंदर अगर मैं करता हूँ कंसोल आउट के साथ एक्सट्रैक्टन की जगह या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाले, फिर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए कॉलन दिस, ठीक है। ये करने के बाद मैंने स्पेस दी, फिर दोबारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाले, और फिर मैं ले लेता हूँ ए को। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू भी इसी तरीके से ले आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं काम करूँगा टैब डालूँगा, वजह थोड़ा सा वो आगे जाए, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी दिस, इसके भी हम जो बी है वो बड़ा लिख लेते हैं। अब इसको मैं बी कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब मेन फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन को कैसे वो करते हैं, नाम, ठीक है, फंक्शन आर्गूमेंट विद आप ये और ये, ठीक है। अब क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दी हुई है ना, वो पास होगी। नहीं तो यहाँ पर अगर मैं कोई नहीं डालता तो वो होता, अभी आपको करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने है। ए की वैल्यू 40 चली गई और बी की वैल्यू 50। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट कहते हैं। यही चीज़ सर ने करके दिखाई है हैंडआउट्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन के, अच्छा प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात करूँगा, आपको भी कहानी समझ आ जाएगी। अगर नीचे जिस तरह मैंने ऊपर वैल्यू पास की हुई है, उसके बावजूद मैं नीचे कोई नई वैल्यू डालता हूँ, तो वो जो पहली वाली वैल्यू वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। नई वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं या साइन कर देते हैं। तो यही चीज़ प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अभी करके दिखाते हैं, बात कन्वे हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई वैल्यू नहीं डाली। अब ए के लिए मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, बी के लिए मैं डाल देता हूँ 20। अब क्या होगा, ए में 40 की जगह 10 चला जाएगा और बी में 20 चला जाएगा। देखिएगा अभी आप, ये देखें, ए में जो 40 था वो लॉस्ट हो चुका, उसकी जगह 10 आ गई, और बी में 20 चला गया। इसी चीज़ को हम प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब है ये डालना। ये हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक। मैंने भी एग्जांपल दी हुई है उसी तरीके से। अच्छा, इन लाइन फंक्शन, इन लाइन और ब्लॉक लेवल कोड की बात हो रही है। इन लाइन मतलब है एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। कैसे, लेट मी शो यू हाउ इट इज़ डन। सबसे पहले तो आपको इन लाइन का पता हो कि वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं होता, एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर जा रहा है। ब्लॉक लेवल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि इन लाइन वाला कैसे काम करता है। एक हम फंक्शन लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब इस फंक्शन का नाम मैं इन लाइन से स्टार्ट करता हूँ ऐसे। वाइड इसकी डेटा टाइप है क्योंकि रिटर्न नहीं करता। फिर मैं मैक्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं दो आर्गूमेंट पास करता हूँ। ब्रैकेट बिल्कुल इसके साथ आप खोलेंगे, अदरवाइज इसने एरर देना है, ठीक है। दो पैरामीटर पास किए, ए और बी। अभी हम ए और बी के साथ ही खेल रहे हैं। ये करने के बाद आप इसके अंदर, ठीक है, बॉडी में जाते हैं और इसमें लिखते हैं इफ़, क्या ए जो है वो लेस देन बी है तो क्या हो, ठीक है। ब्रैकेट डालें तो सी आउट करने के बाद आप लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जनाब डबल एन करके इज अ ग्रेटर, ठीक है। ए इज ग्रेटर बल्कि, ये करने के बाद आप थोड़ी सी स्पेस लें ताकि जो आपका कर्सर है वो थोड़ा सा आगे जाए, और ये फिर उसके बाद नीचे जाइए, जहाँ ब्रैकेट ख़त्म हुई यहाँ एल्स वाला पार्ट लिखिए, फिर ब्रैकेट खोल दें। सेम काम आपने इसमें करना है, बट एक आपने चेंजेस करनी है। वो क्या, वो ये चेंजेस करनी है कि आपने एक लिख देना है जनाब, अच्छा, इज़ ए ग्रेटर। इसको ख़त्म करो, ये अब इधर लिखा है बी इज़ ग्रेटर, ये कॉलन डाल के थोड़ी सी स्पेस और ये सेमी कॉलन, ठीक है। अब ये जो आपके पास मैंने काम किया है, एक ही लाइन इतना लंबा कोड लिखा है, नई लाइन में नहीं किया।
इसको हम इन लाइन कहते हैं फंक्शन, जो एक ही लाइन में जाए। इधर भी हम एग्जांपल देख लेते हैं इन लाइन की, मैंने दी हुई है ना, ताकि थोड़ा सा मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। अब ये आप देख ले, एक उन्होंने हमारे पास कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ डिफाइन मैक्स के नाम से, ए बी, ये इसने टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। टर्नरी का मतलब है थ्री। पहले कहते हैं ए इज़ लेस देन बी, उसके बाद एल्स पार्ट में अगर ये ऐसा नहीं है तो ए इज़ दिस, ये उसने फार्मूला एक बयान कर दिया, ठीक है। फिर इन लाइन ले के मैक्स ले लिया, फिर उसी तरीके से कर दिया और इसमें वैल्यूज़ डाल के उसने वो कर दिया। अब मैं जिस तरीके से करने लगा वो आपको मैं करके दिखा दूँगा, बड़ा ही आसान तरीके कार है। उसमें आपने नीचे जाना है, फंक्शन का हमने क्या नाम रखा है, मैक्स। तो मैक्स लिखिए और इसमें वैल्यू पास कर दें जिसको आप बड़ा दिखाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ए को ग्रेटर शो करना चाहता हूँ, बी को लेस। तो ये काम करके आप ये करें तो आपके पास ए इज़ ग्रेटर वाली वैल्यू इनपुट हो जाएगी। तो ये इनलाइन फंक्शन है ये। आई होप सो कि आपको इनलाइन की भी समझ आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास इनलाइन तक हो गया। तो मज़ीद देखते हैं इसमें और कितना हमारा सफ़र तय होने वाला है। अच्छा जनाब, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ओवरलोडिंग बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं कि हम नाम एक जैसे ही रखें। जैसे ऊपर मैंने इंटीजर डेटा टाइप रखी है सम, ये ऐड रखा है, नीचे फ्लोट डेटा टाइप है, फिर नीचे ऐड। नाम एक जैसे ही होंगे पर उसमें पैरामीटर और आर्गूमेंट डिफरेंट होंगे। दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर नहीं समझ आई दोबारा इसकी डेफिनेशन बताएं। फंक्शन ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऊप कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसने की है। कहता है यूजिंग द सेम फंक्शन नेम फॉर मल्टीपल फंक्शंस दैट परफॉर्म सिमिलर टास्क बट हैव पैरामीटर लिस्ट, बट हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सेम फंक्शन का नाम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल फंक्शंस के लिए जो कि एक जैसे ही काम करते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होती है। इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एग्जांपल आपको एक करवा देते हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग या क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम तीन फंक्शन क्रिएट करेंगे एक ही नाम से, ठीक है। पर क्या होगा आप ज़रा देखिएगा। सी आउट लिखिए और इसमें लिखते हैं फंक्शन वन विदाउट एनी आर्गूमेंट, ठीक है। पहला जो फंक्शन है वो विदाउट एनी आर्गूमेंट है। अब सेकंड वाले के ऊपर हम जाते हैं, नाम सेम ही होगा बट विद एन आर्गूमेंट। एक आर्गूमेंट मैंने लिया और इसको ये कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है फंक्शन टू विद वन आर्गूमेंट, ठीक है। अब नीचे बढ़े, वॉइड फंक्शन। अब इसमें दो हम आर्गूमेंट ले लेंगे, एक ए और दूसरा बी, ऐसे। अब इसको करेंगे के लिए खोल दें और ये मैं लिख देता हूँ, सी आउट को हम कर देते हैं जनाब फंक्शन थ्री विद टू आर्गूमेंट्स, ठीक है। ये टू आर्गूमेंट्स ये। अब इसके साथ आप ये लगाना मत भूलें। वैसे कॉल करिए, बड़ी आसान तरीके है। इसके पीछे एंड लिखते हैं ऐसे, ये कॉल कर देंगे। ये तरीके आपको पता है। फंक्शन पहले लिखें, पहले बोला था कॉल होगा क्योंकि उसमें कोई आर्गूमेंट पास ही नहीं करना, पैरामीटर इसमें है ही नहीं। सेकंड वाले हमारे पास एक है तो इसमें मैं पास कर देता हूँ 30, ठीक है। तीसरे फंक्शन में पास कर देता हूँ, दो है ना, एक में 100 पास कर देता हूँ दूसरे में 200, ऐसे। अब इसे रन करते हैं। अभी ब्रैकेट ही मैंने डाली, क्लियर है, ब्रैकेट बांध दो। अब ये काम करेगा, क्या कहते हैं,
हाँ ये दो तो ब्रैकेट है ये, तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ये अब काम होगा हमारे पास। ये देखें फंक्शन वन विदाउट एनी आर्गूमेंट और उसके बाद ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अगर न्यू लाइन डालना चाहें तो आप साथ डाल सकते हैं, जैसे ये एंड लाइन, फिर उसके बाद इसमें मैं डाल देता हूँ एंड लाइन। इस चीज़ को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। नाम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है, ठीक। अब आपको प्रैक्टिकली भी समझ आ गई है फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो लेसन था, क्या नाम है इसका, ये ख़त्म हो गया। एक बात याद रखिए, ये टेप्स पढ़ा करें, ठीक है। किधर है ये जो नीचे टेप्स आते हैं, ये आगे बहुत ज़रूरी है, उनसे वजह है कि इसमें से MCQs आते हैं। ये अब 26 में इसमें शुमार करूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब समझिएगा, पहला कहता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमारी ऊप स्टार्ट हो जाती है। ऊप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। क्लासेस क्या हैं? क्लासेस एक ब्लूप्रिंट या एक टेम्पलेट है जो एक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, और उस डिज़ाइन का एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। या क्लासेस को आप ये कह सकते हैं, क्लासेस एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है जिनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और उनकी चीज़ें उसके अंदर हम असाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली क्लासेस के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या जाए, तो पहली चीज़ है कि क्लास इंक्लूड बोथ डेटा मेंबर एज वेल एज फंक्शन मेंबर्स टू मैनिपुलेट डेटा। डेटा मेंबर्स में आपके पास वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा, पॉइंटर्स, एरे स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। वो चीज़ें जिनको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो डेटा मेंबर्स हैं इसमें। फंक्शन आपको पता है कि जो हम खुद बनाते हैं वही इसमें फंक्शन मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स के एक और नाम हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक। अच्छा, these functions are called members functions। इन functions का नाम member functions भी या methods भी इन्हें कहते हैं। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब होता है कि जो क्लास से चीज़ बनाई जाए। एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, वो उसका इंस्टेंस कहलाएगा। कि जिस तरह मेरे पास कार की एक क्लास थी, पहले लिखा हुआ था क्लास, आगे इसका नाम था कार, ठीक है। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट नीचे बनाता हूँ, पहले मैंने क्लास का नाम लिखा कार, आगे मैं इसका सी दे देता हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब यही मैं काम करूँगा सी के साथ, करूँगा सी डॉट ऑपरेटर, आगे कार, या इसके अंदर जितने भी मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, जिस तरह आईडी है सी डॉट आई डी इक्वल्स टू वैल्यू साइन करने के मतलब क्लास की किसी भी इंडिविजुअल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और उसका जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्लास के साथ एक नाम दिया, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो उस क्लास का इंस्टेंस कहलाएगा। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। ये डेफिनेशन है जी, क्लास नेम है, डेफिनेशन ऑफ क्लास एंड दिस। ये क्या हो रहा है यहाँ से समझा देता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई हुई है डेट के नाम से, जिसमें डे मंथ और ईयर, ठीक है, ये इनिशियलाइज किया। अब नीचे जाके उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कैसे किया? पहले क्लास का नाम लिखा है, नाम क्या था, डेट था क्लास का नाम, और साथ में अपनी मर्ज़ी का नाम लिख दिया माई डेट। वो माई डेट डॉट ऑपरेटर के साथ किसी भी चीज़ को वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे डे को, तो माई डेट डॉट डे इक्वल्स टू जो भी वैल्यू देगा वो इसके पास आ जाएगी। मंथ को देना चाहेगा उसी तरीके से माई डेट डॉट ऑपरेटर का, तो वो मंथ के पास चली जाएगी। ईयर के लिए भी सेम प्रोसीजर, तो मंथ ईयर को वैल्यू साइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। फिर आती है बात सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले आपको फंक्शंस बनाने आते थे कि एक हम फंक्शन इस तरह वॉइड कोई भी नाम आगे लिख के, ये और ये तो एक तरीके का था ना, इस तरह एक तरीका ये फंक्शन का नाम जैसे फंक्शन ये, और ये कर दें। अब आपने ये ब्रैकेट नहीं लगानी, अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने ये करना है, ये आपने किया ना, तो नीचे आप चले गए क्लास से बाहर, सेपरेट फंक्शन आप बनाएंगे। फंक्शन लिखें इस तरह, वर्ड उसी तरीके से पीछे लिखना है, ठीक है, वर्ड मत भूलिएगा। तो वर्ड के साथ आप क्लास का नाम लिखेंगे। क्या नाम था क्लास का? कार।
ठीक है। डॉट, तो ये और स्कोप ऑपरेटर लगाए, ये और आगे ये इस तरीके से। ठीक है, ये मैं दोबारा बताऊंगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ, ये जो सेपरेट वाली चीज़ है। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था कि सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम कैसे करते हैं। ये आपने वाइड लिखा, फंक्शन का नाम जैसे ये फंक्शन, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस इस तरह खोल जाती हूँ, नीचे क्लोज, इसमें आप कुछ भी जैसे सी आउट, ये एंड दिस, ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट करना बड़ा आसान तरीका है, याद रखने के लिए आज से आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसी तरीके से वाइड लिखा, क्लास का नाम, क्लास का नाम इधर क्या था, डेट, ठीक है। डेट आपने कैपिटल में डी, डेट लिखा। डेट के बाद आप क्या करेंगे, ये वाले स्कोप लगाएंगे, कॉलन स्कोप, ठीक। फिर आगे उसका नाम, स्टार्टिंग में ये था और दोबारा उसका अपना नाम रखा है, जैसे फंक्शन का कोई नाम रखते हैं। मैंने साथ फंक्शन रखा था ना, मैं फंक्शन ये, और अब आप ये ब्रैकेट खोल लें, और ये जो भी काम करना है वो इधर जाएगा, ये इसकी बॉडी होगी, ये तरीक़ेकार है, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ डेव के ऊपर, ताकि आपको समझ आ जाए। तो डेव सी को हम खोल लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ क्लास बनी हुई है, इसको मैं ख़त्म करके दोबारा से आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ज़रा प्रैक्टिस की है ना, ताकि कोई टेंशन ना हो। क्लास है हमारे पास डेट, उसी को हम स्टडी करते हैं, ताकि आपको हैंड आउट्स वाली चीज़ें के साथ हर क्लियर हो। आपके पास एक डे के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, एक मंथ के नाम से, ठीक है, और एक ईयर के नाम से। इसमें आप डिफरेंट भी डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, लेकिन इधर यहाँ आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते इस तरह, ये प्रोहिबिटेड है क्लास के अंदर। उसको करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसका अगर मैं क्लास बनाना चाहूँ, इसको पहले मैं कर देता हूँ पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक करने के लिए आपको ये करना होता है, और ये सारी चीज़ें अंदर चली जाती हैं। अब ये कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये क्लास बना लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ void, चलें फंक्शन नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं ये कर देता हूँ, ये बन गई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेटा टाइप लिखनी है, और इसके बाद आपने डेट, क्लास उसका नाम लिखना होता है, क्लास का जो आपने नाम रखा डेट, फिर स्कोप लगाते हैं, फिर आगे फंक्शन, ठीक है। अब इसमें आप ब्रैकेट खोल दें, और जो भी आपने काम करना है, ये सेपरेट क्लास बनाने का तरीका, क्लास का फंक्शन सेपरेट बनाने का तरीका है क्लास के अंदर। ऊपर आपने इस तरह किया, नीचे इस तरह करके वाइड के साथ आपने क्लास का नाम लिखा, कॉलन स्कोप लिखा या फंक्शन का नाम विद पैरेंथेसिस एंड, उसके अंदर जो भी आपने काम करना है, जैसे हाय, हाउ आर यू, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास है, ये कैसे हम कॉल करते हैं। अब आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल से है। क्लास का नाम लिखें डेट, और आगे डी, अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब डी डॉट लिख के आप इसको टारगेट करेंगे, डी डॉट वाइड फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम इसको, और ये अब हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, ये कॉलन डालने होते हैं, ठीक है। लेट्स सी, वाई डेट दिस, ये काम नहीं किया, क्लास मैंने बंद नहीं की, तो ये आपने नहीं डालने, इससे आपके पास एरर आ जाएगा। ऑल राइट, लेट्स सी, कहता है वाई डेटा डॉट माई कैन नॉट बी ओवरलोडेड, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डेट ऑन मेंबर फंक्शन, वाई डेट एंड दिस, क्लास डेट पब्लिक, फिर नीचे वाइड फंक्शन मैंने बनाया, वाइड के साथ मैंने आई डोंट नो कि ये क्या मसला आ रहा है, सुलझा लेते हैं इसको।
आपके पास आएगा जनाब ChatGPT। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। वक्त बचाने की टीम, ऐसा का ही नहीं था, इतना टाइम आइडेंटिफाई करने में लगता है। अच्छा, इस क्लास के बाहर हमने करना होता है, मैं भूल गया था, ये मुझसे गलती हुई है। ये फंक्शन हमें क्लास के बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेपरेट जब भी डिफाइन करते हैं हजार बनाते हैं। ये एक मुझसे बहुत बड़ी गलती है, इसको आपने अपने पास नोट करना है। अंदर आपने ये करने के बाद फंक्शन को बाहर कर दिया, अब फंक्शन आप पे काम करेगा। यही मेन गलती हुई थी। जो भी इसके अंदर लिखा है वो आपके पास लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तरीक़ेकार था हमारे पास सेपरेटली इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। ये भी हमने देख लिया कैसे करते हैं। प्राइवेट वाली चीज़ इसके अंदर ही होती है, जो उसकी ब्रैकेट्स है ना उसके बाहर वो नहीं निकल सकता। पब्लिक वाला कहीं से भी कॉल हो जाता है। प्रोटेक्टेड वाले का भी यही हाल है, उसको भी आप देख लें। तीन टाइप्स होती हैं। इधर एक नई चीज़ है, ये कॉन्स्ट्रक्ट के वाले थे। उससे पहले मैं एक और आपको थोड़ा सा बता दूँ। फर्ज करिए मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ, void dummy। ठीक है, अब इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर void date dummy को बुला लूँगा, और ये आई आई एम मिस्टर डमी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप उस तरीके कार है। अच्छा, ये भी कि मेरे पास क्यों नहीं आउट हुआ, उसकी वजह इसको मैंने बुलाया ही नहीं है। तो इसको मैं दे देता हूँ डेट, आगे इसके मैं नाम रख देता हूँ। बल्कि एक दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, दोबारा नहीं करना होता। पी डॉट डमी को बुला लें, और अब वैल्यू आ जाएगी इसकी साथ ही। हाय, आई एम मिस्टर डमी एंड हाउ आर यू। ठीक है, तो ये एक सेपरेट फंक्शन बनाने का तरीका, जो गलती हुई थी वो आप लोगों ने नोट आई होप कर लिए। ऑल राइट, इधर बढ़ते हैं। ओके जी, अब कांस्टेंट्स की बारी है। कांस्टेंट बड़ी आसान दिलचस्प चीज़ है। कांस्टेंट एक ऐसा फंक्शन होता है, इससे आप स्पेशल फंक्शन भी कह सकते हैं, जो विदाउट डेटा टाइप हम लिखते हैं। नॉर्मली हम फंक्शन में क्या लिखते थे, वॉइड लिखते थे या कोई डेटा टाइप लिखते थे। वॉइड क्या करता था, वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। बट हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे साथ करता चलूँ। अगर हमने फंक्शन बनाया, थोड़ा सा यहाँ पर मैं रोशन कर लूँ, फंक्शन का नाम है void data type with function वन, या इस तरह कहते हैं क्लास मेरे पास है कार। अब कार के साथ मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है, कैसे करूँगा। नीचे आप कार लिखेंगे। ठीक है, कार लिखने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट खोल जाएगी ऐसे, और उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखनी है वो लिखें। बेसिकली कांस्टेंट का मकसद क्या है कि जो काम आप ऊपर क्लास में इनिशियलाइजेशन वाला नहीं कर सकते, वो इस कांस्टेंट के अंदर कर लें। क्लास के नीचे ही हम क्लास के अंदर ही बल्कि हम ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं, तो उसके अंदर ही वैल्यू असाइन करके दे देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम उसे असाइन करते हैं ना, वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वाली चीज़ होती है। अगर कोई न्यू वैल्यू नीचे जाके उसे दें, तो वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में नहीं आएगा फिर। ठीक है, बड़ी आसान चीज़, अगर यहाँ पर नहीं समझ जाइए आगे समझ जाएंगे। जिसे मैं इसके डेव C++ में अगर प्रैक्टिकल काम करूँगा। अब अगर डेव पे वापस जाएं, एक हम उस वक्त से क्लास बना रहे हैं, कौन सी डेट वाली, दोबारा से डेट ले लेते हैं क्लास, और इसके पैरेंथेसिस जो करली ब्रैकेट हैं वो खोल ले। एंड डे के नाम से, दोबारा एंड किसके नाम से, मंथ, और दोबारा इंटीजर डेटा टाइप आपके पास ईयर के नाम से। यहाँ तक आपने काम कर लिया, नीचे चले जाएं। क्लास के अंदर ही रहना, नीचे जाने का ये मतलब नहीं है ब्रैकेट है नीचे। अब आपने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है डेट के नाम से। सिंपल कांस्टेंट क्रिएट किया हमने, क्या किया, कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट किया। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ डिक्लेयर। ये डिक्लेयर का वही मतलब होता है जो हम कांस्टेंट बनाते हैं।
ये काम करने के बाद पैरेंथेसिस, अब इसको आप कोई वैल्यू देने डे को, फिर मैं दे देता हूँ जनाब आज 6 है, मंथ को मैं दे देता हूँ, ठीक है 6, क्योंकि आज 6 मंथ, मंथ वैसे जून बंद है बट इधर एंटर की है। अगर इसको मैं स्ट्रिंग करूँ तो फिर इसको मैं जून दे सकता हूँ, तो इसलिए इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ ताकि ये एक जैसी चीज़ ना है। ठीक है, इसको मैंने जून दे दिया। ये चलिए इसको यही कर देते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आगे पास ईयर इक्वल्स टू कितना है 2024, ये आपने काम किया। अब मेन फंक्शन में आप यहाँ पर जैसे क्लोज कर लें जो हमारा क्लास वाला मामला है, क्लास वाला मामला क्लोज हो गया। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, क्लास का नाम था डेट, टी से मैं इसे क्रिएट करता हूँ, टी डॉट, ठीक है टी डॉट हमारे पास डेट है, कॉल करें, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कहता है कि इस प्राइवेट, ठीक है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, मैं पब्लिक वाला काम नहीं कर सका क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपको पता है क्या होता है, पब्लिक कर देते हैं। अब आगे पास ठीक मामला होगा, ठीक है। लेट्स सी, दोबारा हम डी डॉट करते हैं, अब ये करते हैं और अब ये करते हैं, अब इसको चलाते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्या कहते हैं, इनवैलिड यूज ऑफ डेट एंड डेट, कंस्ट्रक्ट मैंने बनाया, ठीक है बिल्कुल ठीक बना है मेरे पास। तो मैंने सिंपली एक बनाया और उसको मैंने आउट करने की कोशिश की जो कि नाकामी हुई। इसको अब अगर मैंने दिखाना है ना, ये आउट करेंगे क्या, डेट इज, आगे आप लिख दें पी डॉट डेट, ठीक है। फिर आप इसको एंड लाइन कर दें ऐसे, फिर आप आगे बढ़ें और आप लिखें मंथ इज, उसके बाद पी डॉट मंथ पे चले जाएं, ठीक है, एंड लाइन कर दें और फिर दोबारा आगे बढ़ें। अब इसमें ईयर आ जाएगा, ईयर इज ये और एंड लाइन, एंड लाइन से पहले आपने क्या करना है, डी डॉट ईयर, ये, और एंड लाइन के बाद आपने सेमी कॉलन। नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे पास आएगी, ये जब ये हमने काम किया इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। डी डॉट डेट की मैं चेंज कर देता हूँ, 6 है ना, इसको अगर मैंने चेंज करना है ना, डी डॉट डे लेके इक्वल्स टू 7 कर दूंगा, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। आप देखेंगे 6 की जगह 7 चला जाएगा, डेट इज 7। अब वो डिफ़ॉल्ट नहीं रहा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू उड़ चुकी है, 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। एक मैं गाड़ी वाली एग्जांपल करवा देता हूँ, मेरे जहन में भी आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, तो आप लोगों को थोड़ा सा करवा देते हैं। क्लास बनाते हैं कार के नाम से और इसमें सबसे पहले एक मेरे पास आ जाएगा मॉडल, ठीक है। फिर स्ट्रिंग आ जाएगा का कलर, फिर आ जाएगा मेरे पास फ्लोट, क्या है फ्लोट, फ्लोट में वेट ले लेते हैं, ठीक है। चलें वेट इस तरह, कार वेट, ये 3 चीज़ें ली। अब मैंने एक इसका कॉन्स्ट्रक्ट बनाना है, क्या, कार के नाम से बनाते हैं कॉन्स्ट्रक्ट ऐसे। मॉडल को मैं वैल्यू अगर देता हूँ जनाब 2026 मॉडल है, ठीक है। कार कलर में कर देता हूँ, फर्ज करें येलो, बस मैं जाके बाद में चेंज करूँगा, आगे ब्लू करूँगा, ठीक है। और ये फिर मेरे पास कार वेट आ जाते हैं, कार वेट भी मैं चेंज करूँगा, भी इसमें 167.96 है, ठीक।
और अब इसको मैं बंद कर दूंगा, क्लास ख़त्म। अब मेन फंक्शन में आप क्या करते हैं, कार के नाम से सी और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए क्लास, और ये इसका ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्लास और इसका आइडेंटिफायर जो वेरिएबल था। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप चेंज करें, जो जो आपने चीज़ें चेंज करनी है। सी डॉट क्या चेंज करना है, मॉड में कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सी डॉट क्या लिखते हैं हम, कार कलर इक्वल्स टू ब्लू, और सी डॉट हमारे पास कार वेट क्या है, मैं काम मैंने किया ही नहीं है, फिर वो गलती होगी, पब्लिक में पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ लिखना। अब मेरे पास वो आएगा, कार वेट इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ 209.96, ठीक है। अब मेरे पास जैसे मैं इसको आउट करूँगा ना, ये दो वैल्यूज चेंज होंगी, ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वाली वैल्यू होगी। नाउ लेट्स डू दिस, सी डॉट एंड लाइन सी डॉट कार कलर एंड लाइन सी डॉट कार वेट, ठीक है, एंड लाइन एंड दिस, ये अब हमारे पास कोड बिल्कुल ठीक याद करेगा। हियर यू गो गाइस, उससे कुछ भी नहीं दिखाया। अच्छा, तो मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँ, सी ऑपरेटर के साथ आएगा, सी डॉट बात कलर सी डॉट कार वेट सी डॉट सी डॉट वेट दोबारा करके देखते हैं। अब तो आ रहे, अब तो होगा, अब वैल्यूज भी शो होंगी, ये ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं, वो तो मैंने पीछे लिखी हुई स्ट्रिंग में देखा इंडेक्स, तो इस वजह से वो लिखा हुआ आ रहा था। तो ये इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख, ठीक है नहीं।